रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेईटी 2024 के लिए जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि आप लोगों ने 12th के साथ में या फिर 12वीं के बाद में एक साल बहुत अच्छे से तैयारी करके आपने ये सोचा होगा कि मैं राजस्थान की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊं, टॉप से टॉप कॉलेज में जाऊं, नॉर्मल सीट पे मेरा एडमिशन हो, ताकि मेरे घर वालों के इन फ्यूचर भार कम हो और आप अच्छी जगह से डिग्री कर सको, अच्छे से अच्छी जॉब पा सको। क्योंकि जितना अच्छा आपको नॉलेज होगा उतनी अच्छी आपको आगे जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज के युवा और आज के जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं वो कुछ लापरवाही कर बैठते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को दुख होता है। कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से लगता है कि हमने साल भर हमारे बच्चे का पैसा लगाया लेकिन हमारे बच्चे का फॉर्म खराब हो गया, हमारे बच्चे का फॉर्म खराब हो गया मतलब हमारे बच्चे के जो है फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई, वो एग्जाम ही नहीं दे पा रहा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंचते, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो है फोटो साथ में लेके नहीं गए, बहुत सारे ऐसे हैं जो ओरिजिनल ID कार्ड लेके नहीं गए। मेरा 13 से 14 साल का अनुभव इस चीज़ का है कि किस तरीके से पेरेंट्स पैसे लगाते हैं और बच्चे थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कुछ न कुछ गलती कर बैठते हैं और डिप्रेशन में आके घूमते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों के चैट और मैसेज देखता हूँ, कंटिन्यू कोई ना कोई मैसेज करते रहते हैं कि सर मैंने फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान नहीं दिया, ये गलती कर दी। मैं हर बार कॉमन चीज़ें वीडियो ला ला के बताता हूँ कि बेटा आप सोचो समझो और जो कहें उसको सुनो, आप अपना दिमाग लगाते हो। मैं हर बार ये बोलता हूँ कि हजारों बच्चे, लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे इस धरती पर हो सकते हैं, लेकिन आप एक ही हो। जब कोई गड़बड़ घोटाला आपके साथ होगा तब पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। इसलिए एक्स्ट्रा होशियार नहीं बनना है। आज के इस वीडियो में पुनः आपको बताने जा रहा हूँ कि बेटा मेहनत करने के बाद में अगर छोटी सी लापरवाही कर दी तो कहीं ना कहीं मेंटली आप भी परेशान हो जाओगे, घर वालों को भी कर दोगे और संस्थान वालों को कहीं ना कहीं दुख होता है कि साल भर बच्चे ने मेहनत की और आज इस गलती की वजह से बच्चा यूनिवर्सिटी लेने से रह गया। इसलिए इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से सुने, एक एक बात पर गौर करें। अगर पेन हो तो लिख लेना बेटा, काम की चीज़ है जो, ताकि आप लोगों के साथ वो नहीं हो जो दूसरे कर बैठते हैं। सर आप हमें बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो मैं ये बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि किन विशेष बातों का, किन विशेष चीज़ों का अपने को 2 जून से पहले ध्यान रखना है एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एग्ज़ाम कब है। तो आपकी एग्ज़ाम जो है 2 जून को होने वाली है। सेंटर कहाँ है वो देख लो, उदयपुर में भी देख लो, जयपुर में भी देख लो। सेम नाम से 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल आती है। CUT का एक पेपर हो रहा था बच्चों का, कई बच्चे देखा मैंने, मैं हर सेंटर पे विजिट करने गया था। बहुत सारे बच्चे, अरे मैंने कहा बेटा बाहर खड़े हो, बच्चे तो एग्जाम दे रहे, क्या हुआ? सर हमें पता नहीं था, हम उसको सेंट्रल अकेडमी समझ बैठे हैं और ये तो ये सेंट्रल अकेडमी है। कहाँ से आए हो बेटा? सर हम सिरोही से आए हैं। अच्छा सर हमें ध्यान नहीं था। तो सिरोही से आने वाले उन बच्चों के साथ जैसा हुआ है वैसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए इसको पढ़ लेना अच्छे से। सेम नाम के बहुत सारी स्कूल भी होती है, एरियाज भी होते हैं, अंत में बड़े जो शहर है वहाँ सेक्टर लिखा हुआ भी आता है कि कौन से सेक्टर में, तो एड्रेस में सेक्टर पढ़ लेना। जैसे मान लो जयपुर में सेंटर आया है तो मानसरोवर में आया है, अरे मानसरोवर बेटा बहुत लंबा चौड़ा है, तो आप देखो कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। कि सर टाइम क्या है एग्जाम का? 11 से 1:10 के बीच में, 11 बजे सुबह आपका पेपर चालू हो जाएगा, 1:10 पे आपको फ्री कर देंगे। अब देखो जो आपका एडमिट कार्ड है इसके ऊपर साफ सुथरा लिखा है, परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व बंद कर दिया जाएगा। जो मेन गेट है ना वो 10:30 बजे बंद हो जाएगा। अब कोई इसको पढ़ के तैयारी मत करना कि हाँ भाई चलो नाश्ता कर लेते हैं, हाँ चलो भाई 5 मिनट बैठते हैं बातें करते हैं, क्योंकि 11 बजे पेपर चालू होगा, 11:15 तक पहुंच जाएंगे। अब बताओ 11:15 बजे आपको अलाउ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। 10:30 बाद में मेन गेट है ना स्कूल का, कॉलेज का, वो बंद हो जाएगा।
तो पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है, आपके लिए टाइम कितने बजे का है, 10:30 बजे का। 10:30 बजे बाद में आप मेन गेट में एंट्री नहीं कर पाओगे। आगे चलो। इन्होंने ये पूरा जो आपका एडमिट कार्ड है, इसके साथ में 3 पेज दिए, उनमें से एक पेज में पढ़ के सुना रहा हूँ। वैसे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, आप बहुत अच्छे से और समझदार हो, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग, पहली बात तो प्रिंट आउट में भी एक ही पेज निकालते हैं, दूसरी चीज जो प्रिंट आउट है इसको हम पढ़ते नहीं है। तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, तो आप कम से कम बेटा सुन जरूर लेना। नंबर 1, परीक्षा की डेट 2 जून। प्रथम पारी का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 1:10 तक होगा। अब फर्स्ट और सेकंड ये क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस दिन जेठ, जो बच्चे 12वीं कर रहे हैं और 12वीं के बाद में फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जाएंगे, वो बीएससी करेंगे, और जो बीएससी के बाद में बच्चे एमएससी में जाएंगे, उनके लिए वापस एग्जाम लगता है प्री पीजी का। अब मैंने एमएससी कर लिया, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो फिर वापस उसको पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो प्री पीजी प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत, उसमें वापस पीजी के अंदर जनरल एग्रीकल्चर, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी साइंस, ऐसे जो बच्चे गृह विज्ञान होम साइंस, इन बच्चों के लिए ये बच्चा पेपर जो है दोपहर बाद में दे सकता है। सर इनके लिए ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस बच्चे के पास 2 ऑप्शन है। जैसे मैं सुबह पेपर दूंगा 11 से 1:10 के बीच में जनरल एग्रीकल्चर का, और ऐसा बच्चा जो हॉर्टिकल्चर भी देना चाहता है, हॉर्टिकल्चर की मेरा इसमें नहीं हुआ तो मैं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज ले लूंगा, तो उसको पेपर फिर किसका देना है? हॉर्टिकल्चर का। तो अब ऐसा बच्चा जो दोनों पेपर में शामिल होना चाहता है, उसके लिए सेकंड पारी है। यह केस केवल और केवल प्री पीजी के बच्चों के लिए लागू होगा। मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए। 2 नंबर, परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें, ताकि जांच प्रक्रिया में लगने वाले समय की वजह से परीक्षार्थी को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आपको 1.5 घंटे पहले जाना है, मतलब आपका मेन गेट जो है वो 9, 9:30 बजे खुल जाएगा। तो आप व्यवस्थित तरीके से जाके अपने गेट से जाओगे, आप यहाँ पहले एंट्री लोगे, आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। खुदा ना खास्ता कोई मिस्टेक भी हो गई आपसे कि कोई चीज भूल भी गए, तो कम से कम इतना समय आपके पास रहता है। वैसे तो भूलना नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कई बार ईश्वर यहाँ पर भी परीक्षा ले लेता है किसी की, तो समय रहेगा तो उसको आप इम्प्रूव भी कर पाओगे। अगर आप नॉर्मल दिमाग से रहोगे, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लोगे, तो आपको कोई लोड नहीं होगा और आप व्यवस्थित तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर पे चले जाओगे। अगर यहाँ पर भी आप हाँफते हुए आए और अभी लेट हो गया, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हुआ, लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपका जो है ना टेम्परेचर वैसे ही हाई हो जाएगा, और फिर पता चला कि ये लो, जितना अच्छा पेपर करना चाह रहे थे उतना अच्छा नहीं हुआ। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि ये सभी चीजें आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन जो गड़बड़ करता है ना उसको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ। 90 मिनट पहले आपको चले जाना, 90 मिनट पहले। आगे चलो। परीक्षा में प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर लेवे। अपात्र परीक्षार्थी की परीक्षा किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। कहने का मतलब है आप अंदर चले गए, पेपर देते वक्त भी आपको पकड़ा जा सकता है अगर आप अपात्र हो तो। जैसे राहुल है, उसकी जगह श्यामलाल परीक्षा देने चला गया, तो आप अपात्र माने जाओगे। 12वीं पास आपसे मांगा गया है मान लो, और आप अभी 11th में हो, तो उस केस में आपको जब कॉलेज मिलेगी उस टाइम बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा मान लो आपने किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट किया, कोई ऐसा काम किया जो कि इस परीक्षा की दृष्टि से गलत है, तो आपको परीक्षा सेंटर पे कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। सिलेक्शन होने के बाद में, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में भी बाहर निकाला जा सकता है अगर आप अपात्र पाए गए तो। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 3, परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। आपको अपना, जो ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ये आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है बेटा। अब देखो, परीक्षार्थी को अपनी एक नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जो आवेदन पर
अब नंबर 5, पहचान पत्र मुख्य रूप से वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि मान्य होंगे। इनके अलावा किसी भी कोचिंग संस्थान का फोटो पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप मान लो रॉयल इंस्टीट्यूट का जो आपको एडमिट कार्ड मिला हुआ है, यहाँ एडमिट कार्ड क्या जो हमने कार्ड दे रखा आपको, आईडी कार्ड दे रखा है, उस कार्ड को आप लेके चले जाओ कि सर देखो मेरी फोटो लगी हुई, साल भर मेरे काम में आ रहा था, वो कार्ड जो है आपका वहां नहीं चलेगा। आपको इनमें से ही कोई एक लेके जाना है। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र, एक पासपोर्ट आकार फोटो और मूल आईडी प्रमाण के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कि सर अगर मैं सीयूटी के अंदर लिखा था उन्होंने कि कोई स्कूल का आईडी कार्ड होगा तो चल जाएगा, तो क्या इसमें स्कूल का आईडी कार्ड चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने साफ सुथरा लिख रखा है। और इसी गाइडलाइन की पालना जो एग्जामिनेशन जिस सेंटर पे आप जाओगे उस सेंटर के ऊपर आपको जो कैंडिडेट मिलेगा, जो आपको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, वो आपको बिठाएगा नहीं, ना आप और मैं उसको समझा पाएंगे। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है बेटा। और ये तीनों चीजें आपके पास होगी तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। नंबर 6, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र को बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आप मान लो उदयपुर के और आप ये सोच लो कि गर्मी पड़ रही है, अपने तो कुछ फोन कर करा के और सेंटर को जो है उदयपुर ही कर लेते हैं, जयपुर कौन जाएगा, क्योंकि आपका सेंटर जयपुर आ गया। और जयपुर वाला ये सोचे कि बाड़मेर को, वहाँ बीकानेर कौन जाएगा, अपने तो ये ठीक है, कोई बात कर लेते हैं किसी ने और कुछ न कुछ कारण बता देते, मेडिकल इश्यू बता देते हैं, नया नहीं मानना जाएगा। सेंटर चेंज कराने पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। और ये जो है इसलिए इन्होंने लिखा है। आप देखो ये पॉइंट छोटे हैं लेकिन इन्होंने ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि फोन कर रही है जनता इनको, सर मेरे सेंटर पे ये, सर मेरे पिताजी के नाम में ये दिक्कत आ गई, सर मेरे खुद के नाम में स्पेलिंग एरर हो गई, सर आप मुझे बिठा लोगे क्या, सर मेरा जेंडर चेंज हो गया। अब जेंडर चेंज कैसे हो गया भगवान जाने, लेकिन उनको फोन कर करके अपन क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इसलिए उनको पता है कि कितना ही समझा तो गलतियां किए बिना नहीं रहते, इसलिए बेचारे लिखते हैं, एक एक चीज लिखते हैं कि आपको फालतू में जहां जरूरत नहीं है वहां अननेसेसरी फोन नहीं करना है बेटा। हर चीज क्लियर है। 7 नंबर पे, परीक्षार्थी ये सुनिश्चित करें कि वे केवल अपने परीक्षा केंद्र के निर्धारित परीक्षा कक्ष में आवंटित रोल नंबर की सीट पर ही बैठे हैं। जब आप जैसे क्लास में जाओगे तो आपको हाय लो वो वाले काम नहीं करने। आप साथ में तो एक साथ आपका सेंटर आ गया कहीं पर भी तो आपको हर कुछ नहीं करना। आप बाहर जाके उधर बालकनी में खड़े हो गए, बातचीत कर रहे हैं और फिर जाके कि यहाँ बैठ जाएंगे लास्ट में, फिर एक दूसरे की जगह बैठ जाते हैं कई लोग। इसलिए इन्होंने लिखा है कि आप जाके पहले आंखों से देखो कि आप बैठे कहाँ हो, आपके रोल नंबर जो सीट है उस पर मैच खा रहे हैं कि खा रहे हैं, बस अब सही जगह आप बैठे हो। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलती भी बच्चे कर देते हैं। नेक्स्ट, परीक्षार्थी ओएमआर सीट को भरने हेतु आपका निरीक्षक इन्विजिलेटर द्वारा प्रदान किए गए काले बॉल पेन का ही उपयोग करें। आपको वहां पेन दिया जाएगा, सेंटर पे आपको पेन दिया जाएगा। एक ट्रांसपेरेंट पेन आप चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन आपको वहां पे पेन एक्चुअल में बेटा दिया जाएगा। इन्होंने साफ सुथरा लिखा है कि आपको ओएमआर भरने हेतु जो आपका जो इन्विजिलेटर होगा, वो जो निरीक्षक होगा, वो आपको जो है काले बॉल पेन का उपयोग करे, वो आपको जो देगा उसी पेन का आपको प्रयोग करना है। नेक्स्ट 9 नंबर पे, ओएमआर शीट में कोई भी सुधार करने के लिए इरेजर, करेक्शन फ्लूइड, व्हाइटनर या ब्लेड का उपयोग नहीं करें। करेक्शन कुछ लिक्विड लेके चले गए और ये लो इरेजर, ये लो व्हाइटनर, ब्लेड। और मैं जैसे बोलता हूं कि ये दिमाग कई बार नहीं लगा पाते, आपको लगता है यार गलत हो गया, पहले में 3 नहीं 2 होंगे, तो फिर आप देसी तरीका काम में लेते हो, ओएमआर के छेद करते हो या कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करते हो, उससे कहीं ना कहीं आपके ही दिक्कत आएगी। एक बार गलत हो गया मतलब हो गया, इसका मतलब बच्चा ही उपाय है, गलती होनी नहीं चाहिए, हो गई तो इग्नोर करो, अब आगे कुछ नहीं होगा, दूसरे पे दिमाग लगाओ। एक ही क्वेश्चन नहीं है जो आपका भविष्य डिसाइड करेगा, इसलिए उसको इतना दिल पे नहीं लेना जो गलत हो गया। इन्होंने ये लिखा है कि आपको ज्यादा माथा पच्ची इस जो क्वेश्चन गलत हो गया उस पर नहीं करना है, छोड़ो उसको। किसी भी स्थिति में ओएमआर शीट नहीं बदली जाएगी, चाहे कोई भी केस हो गया ना तो आपकी ओएमआर शीट नहीं बदली जाएगी। नेक्स्ट देखो, केवल जेट परीक्षा की ओएमआर शीट में विषय,
5 विषयों में से आवश्यक रूप से केवल 3 विषयों के गोलों को काला करना न भूले। जब आपको ओमार मिलेगी तो उसमें आपके 5 ऑप्शन आएंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। आगे बात समझ में? उन 5 में से जो आप लेना चाहते हो, आपके 12th में क्या सब्जेक्ट से इनको कोई मतलब नहीं है। आपके पीसीएम था, पीसीबी था, एबीसी था, कोई मतलब नहीं है। ये बोलना चाह रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जो पेपर अटेम्प्ट करोगे उसी से हम आपकी कॉपी चेक कर देंगे। आप पीसीएम से करोगे, हम पीसीएम का गोला भर देना, और जो सब्जेक्ट दिया हुआ आएगा ऊपर, उसके ऊपर गोला है, उसको आपको पूरा भर देना है बेटा, वहां पे क्लिक कर देना तुरंत ही। ओमार के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये तो गोले भरोगे ही भरोगे, प्लस ऊपर सब्जेक्ट के गोले और ऊपर लिखे हुए, मैं ओमार में भी दिखा दूंगा, वो आपको जरूर बनना है। ये बात इन्होंने बोली है। यहाँ मैंने आपको एक डाउट क्लियर कर दिया है कि सर मैं पीसीएम से हूँ, एबीसी से पेपर दे सकता हूँ क्या? दे सकते हो। तो आपको एबीसी के लिए क्या करना है, ए बी सी है, उन्हीं को गोला करना है, उन्हीं का पेपर सोल्व करना है और पहले देख लेना है। ओमार के अंदर मान लो पहले शुरुआत में फिजिक्स है, तो कई बच्चे क्या पहले एग्रीकल्चर करते हैं और उस फिजिक्स वाले में एग्रीकल्चर भर के आ जाते हैं कि ये लो सर मैंने तो कर दिया पेपर। बाद में रिजल्ट आता तब बोलता है कि मैंने तो सर हार्ड कॉपी में देखो इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और मेरे रिजल्ट में देखो इतने कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। बाद में ओमार का प्रिंट आउट निकाल के देखते हैं और इधर पेपर मैच करते हैं, तो फिर पता चलता है कि हमने एग्रीकल्चर को फिजिक्स में भर दिया। इसलिए ध्यान रखना है बेटा, ये जो पॉइंट बोला है ये मैंने बड़ी बात बोली है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, घड़ी, मोबाइल फोन या कोई भी अन्य आपत्तिजनक सामान या कोई अन्य उपकरण या फिर किताबें, नोटबुक या लिखित नोट्स इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान नकल करते, आपस में बात करते, सहायता करते या किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो परीक्षार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं जिसकी जिम्मेदारी परीक्षार्थी की स्वयं की होगी और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए आपको इस तरीके की चीजें नहीं करें। 12 नंबर पॉइंट है, परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिए निम्नलिखित ड्रेस कोड में ही आने की सलाह दी जाती है। नंबर 1, परीक्षार्थी आधा आस्तीन शर्ट या टी शर्ट बॉयज के लिए लिखा है, जैसे मेरा ये अलाउ नहीं है, मैं अलाउ नहीं हूँ एग्जाम में। मान लो मैं स्टूडेंट होता तो मुझे क्या करना होता, मुझे हाफ बाजू का पहन के जाना पड़ता, हाफ स्लीव्स। नेक्स्ट, आधा आस्तीन कुर्ता टॉपर, आधा आस्तीन ब्लाउज लड़कियां ही पहन कर आई। आगे बात समझो, गर्ल्स के लिए बता दिया आपको क्या पहन के आना है, ठीक है। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा परीक्षा के दिन के लिए उन्होंने जो पोशाक चुनी है उसमें बड़े बटन ब्रोच का उपयोग नहीं हो, जिसका उपयोग किसी भी उपकरण या संचार उपकरणों को छिपाने के लिए किया जा सकता है। मान लो आपने इतना बड़ा जो है कहीं पर भी ऐसा आपने लगा दिया, मान लो कोई बटन लगा दिया या ब्रोच लगा दिया बड़ा, और उसके अंदर आपने एक चीज कोई ईयरफोन आपने कान में डाल लिया और एक उसके पीछे आपने मान लो चिपका दिया, और आप तो ये सोचो मेरे ड्रेस पे ये तो जो है मेरा ब्रोच लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, और उसके अंदर आपने मान लो कोई इक्विपमेंट छुपा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे नकल होने के चांसेस है, इसलिए इन्होंने साफ सुथरा लिख दिया। अब वहां जाके कई बच्चे बहसबाजी करते, इसलिए आप बेटा बहसबाजी नहीं करें। परीक्षा हॉल में, अच्छा इसमें लिखा नहीं लिखा मुझे पता नहीं, अच्छा लिखा नीचे आ जाएगा अभी। परीक्षा हॉल में प्रवेश देने से पहले परीक्षार्थी की पूरी तरह से जांच की जाएगी। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे आपत्तिजनक पोशाक या धातुओं से बने कपड़े जो किसी अवैध धातु की जांच के दौरान उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं नहीं पहने। आइटम या निषिद्ध यानी जो प्रोहिबिटेड है, जो मना किए हुए हैं, वो आइटम या निषिद्ध उपकरण, आभूषण, ऑर्नामेंट्स जैसे ये क्या क्या है जो कि आपको मना किए गए, जिनके लिए अंगूठियां, नोज पिन, झुमके, चेन, हार, कंगन, पायल, पेंडेंट, ब्रेसलेट आदि आभूषणों को पहनने व अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, ये कीमती सामान गेट पे छोड़ के चले जाओगे ना तो पेपर देते वक्त आपको इनकी चिंता होगी कि कोई उठा के नहीं ले जाए, इसलिए आपको ये हेडेक नहीं लेनी है। आप बिना इनके जाओगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे जूते और मोजे की बजाय चप्पल, सैंडल बिना हील के पहने, आपके उसके हील ज्यादा
नहीं होनी चाहिए। आगे चलो, परीक्षार्थी को किसी भी कोचिंग संस्थान, ट्यूशन सेंटर की विशिष्ट ड्रेस वर्दी पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे मान लो आप रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो आप रॉयल की टी शर्ट पहन के एग्जाम देने चले गए तो आपको नहीं जाना है बेटा, आपको अपनी फॉर्मल टी शर्ट पहन के जाना है। रॉयल इंस्टीट्यूट की टी शर्ट पहन के नहीं जाना, तो आप किसी और संस्थान से जुड़े हुए हो तो उनकी भी टी शर्ट पहन के आपको नहीं जाना है, फॉर्मल ड्रेस में ही आपको जाना है। नेक्स्ट 13 नंबर, जेट परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका द्विभाषीय बाइलैंग्वेज अंग्रेजी और हिंदी में होगी। किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा, जबकि प्री पीजी और पीएचडी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में ही होगा। इसका मतलब जो भी बच्चे जेईटी वाले हैं उनको आगे अगर एमएससी करना है तो पेपर आपका इंग्लिश में आता है, ये इन्होंने बोल दिया है। अभी आप पेपर दोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, और यहाँ पे आपको अगर कोई हिंदी के क्वेश्चन में कोई एरर नजर आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो, और सेम क्वेश्चन इंग्लिश में, दोनों में से अगर जांच की जाएगी और इंग्लिश का क्वेश्चन अगर सही पाया गया और हिंदी का मान लो गलत है, तो आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। इसलिए हिंदी में कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो एक बार क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में जरूर पढ़ना चाहिए। जब हिंदी में पढ़ते वक्त लगता है आप अनकंफर्ट फील कर रहे हो तो आपको तुरंत ही कहाँ चले जाना चाहिए, इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, विशेष तौर पे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र एवं ओमार शीट में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, मान लो मैं चाहता हूं, तो उसे उपयुक्त वर्त मतलब जो गोला है 1, 2, 3 अथवा 4 में से किसी एक वर्त यानी गोले को काला करना होगा। मतलब 5 ऑप्शन आएंगे ओमार में। कितने आएंगे बेटा? 5 आएंगे। 5 में से आपको अगर आंसर देना है, मान लो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आएंगे, आपको ये पूछ ले मान लो कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, और उसमें ऑप्शन है उदयपुर, झालावाड़, नागौर और कोटा, तो आपको पता है इसका आंसर है झालावाड़। तो आपको 3 नंबर पे अगर झालावाड़ है तो 3 नंबर को गोला कर देना है। अब मान लो आपको वो क्वेश्चन आया ही नहीं, आपको खाली छोड़ना है, तो उस केस में चारों ऑप्शन में से तो कोई नहीं आ रहा, तो आपको देखो क्या करना है, फिर 5वां गोला भरना है। देखो क्या लिखा हुआ है 5वां गोले का, और यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उसे वर्त 5 को काला करना ही होगा। अगर आपने पेपर किया और आपने पूरा गोला नहीं भरा, 5वां भी नहीं भरा और कोई सा भी नहीं भरा, तो आप परीक्षा से बाहर भी किए जा सकते हैं, आपके नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, आपके लिए कुछ भी जो है किया जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है ये एरर, ये जो इन्होंने पॉइंट लिया था 5 ऑप्शन वाला, और जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था जिसमें 5 ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन में से अगर कोई बच्चा 10 से ज्यादा खाली छोड़ के आ जाता है, कोई भी गोला नहीं भरता है, तो उसके नेगेटिव मार्किंग थी। और अगर 10 से ज्यादा खाली छोड़ दिए, 10 तक तो नेगेटिव मार्किंग थी, 10 से ज्यादा खाली छोड़ दिए तो फिर उसको परीक्षा से बाहर डिबार कर दिया जाता, मतलब कर दिए गए बहुत सारे बच्चों को। इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसा केस लग सकता है, इसलिए आपको 5वां गोला भरना है। इन्होंने लिखा है करना होगा आपको, तो उसे वर्त 5 को काला करना होगा, कंपलसरी है। इसलिए इस नियम को समझने में आप गलती नहीं करें, बस मैं आपको समझा सकता हूं खाली। नेक्स्ट है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, नकारात्मक अंकन होगा। यदि एक से अधिक विकल्प चुना जाता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, जो कि क्लियर है। नेक्स्ट है, प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट जो है के निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर ये जांच कर ले कि प्रश्न पुस्तिका में पृष्ठ संख्या सही है, मतलब आप पूरे पृष्ठ की संख्या ऊपर दी हुई है तो वो पूरी सही है कि नहीं है, पूर्ण तथा क्रम से है कि नहीं है। आपने वो बुक जो आपने आपके पास पेपर आ गया, आपने पेपर खोल लिया तो 16 पेज है तो 16 पूरे हैं क्या, अगर है तो क्रम से है कि नहीं है, पता चला कि वहां कोई एरर तो नहीं है, पूर्ण तथा क्रम से है। साथ ही ये भी देख ले कि पुस्तिका का पृष्ठ खाली, फटा, त्रुटिपूर्ण, छपाई का तो नहीं है, मतलब ऐसा आधा दिख रहा आधा नहीं दिख रहा वैसा तो नहीं है। यदि प्रश्न पुस्तिका में कोई विसंगति है तो अभ्यर्थी 10 मिनट के भीतर जो आपका इनविजिलेटर है को सूचित करे ताकि प्रश्न पुस्तिका बदली जा सके। आपकी
ओमार केवल और केवल एक ही केस में बदली जा सकती है कि पेपर आपके हाथ में आने के बाद में 10 मिनट के अंदर आप ये कह दो कि मैम मेरे तो ये जो है पेज ही प्रॉपर नहीं है, आगे पीछे पेज हो रहे हैं, प्रिंटिंग सही नहीं है, क्या लिखा हुआ मुझे तो दिख ही नहीं रहा, हिंदी वाला टाइप हो रहा है, इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा है, इंग्लिश वाला दिख रहा है तो हिंदी का नहीं दिख रहा। जो भी आपको किसी भी तरह की एरर लगती है तो आपको जो है इसको चेंज करने का आपको मौका मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ओमार नहीं, आपका पर्सन पुस्तिका चेंज होगी, है ना, पर्सन पुस्तिका। ओमार नहीं चेंज होगी, आपकी पर्सन पुस्तिका चेंज केवल एक ही केस में होगी, जब आप 10 मिनट के अंदर ये बता दो कि सर मेरे ये दिक्कत आ रही है, पेज का क्रम ऊपर नीचे है, या फिर क्लियर दिख नहीं रहा, प्रिंटिंग एरर है, जो कुछ भी XYZ है, पर्सन पुस्तिका केवल इस एक ही केस के अंदर आपकी चेंज होगी। नेक्स्ट है, निर्देश संख्या 16 में दर्शाई गई स्थिति के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को दूसरी पर्सन पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों को पर्सन पुस्तिका को संभालने और ओमार शीट पर उत्तर को चिन्हित करने में सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आप अपना जो आपको जो पेपर मिल रहा है, पर्सन पुस्तिका मतलब जो आपको पेपर मिल रहा है उसको संभाल के रखना है, और ओमार शीट को भी आपको संभाल के रखना है। परीक्षार्थी उपस्थिति पत्रक मतलब अटेंडेंस शीट पर निर्दिष्ट सूचनाओं का पूर्ण इंदराज कर अपने हस्ताक्षर करे, मतलब उसको पूरा देख के अटेंडेंस शीट को सब चीजें चेक करके और फिर आप अपने साइन करें तथा अंगूठे का निशान लगाए, अंगूठा का निशान भी लगाए। अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में जिस अंगूठे या अंगुली का निशान लगाया है उसी अंगूठे का निशान, अंगुली का निशान आपको जो है अटेंडेंस शीट में लगाना है। आगे बात समझ में? 19 नंबर है, परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक ओमार शीट को संभाल दे, मतलब आप आपका जो इन्विजिलेटर है उनको आप दे। अभी जाकर का मतलब होता है इन्विजिलेटर, आपका जो एग्जामिनर है जो आपको वहां देख रहा है उसको आप दे, और तथा उनकी अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े कि गुरुजी मेरा पेपर हो गया है, टाइम भी हो गया है, ये पकड़िए आप अपनी ओमार और अब मैं जा रहा हूँ, संभाल के फिर मतलब किसी के आपको हाथों में देख के आना है। परीक्षार्थी परीक्षा उपरांत पर्सन पुस्तिका अपने साथ ले जा सकेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा समाप्ति तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मैं इस काम से बाहर जाके आ जाऊं, नहीं जाना है, आपको परमिशन नहीं मिलेगी बेटा, ठीक है। प्रश्नों से संबंधित शिकायत के बारे में परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी व अभिजागर से कुछ ना पूछे। डू नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स एंड इन्विजिलेटर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल अबाउट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू क्वेश्चंस। अगर आपके कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपको लगता है इसका आंसर गलत है, इसका ऑप्शन गलत है, अरे सर हमने तो साल भर ये पढ़ा था, यहाँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है, सर को बोलो, जीएल सर को जो चेंज कराएं इसको। बेटा वहां कोई जीएल सर सुनने वाले नहीं है, इन्होंने साफ सुथरा लिखा है कि यदि पर्सन में एरर है तो हम बाद में आपसे ऑब्जेक्शन मांगेंगे, और उस टाइम क्वेश्चन गलत है तो हम क्वेश्चन को हटा देंगे बेटा। लेकिन आपको जो एग्जामिनर है उसको परेशान नहीं करना है, न एक दूसरे को इशारा करके कहना है अरे कि भाई तीसरे में क्या होगा, ये तो सुना ही नहीं था अपन ने, तो इसका चारों ऑप्शन ही गलत है। ये बात आपको वहां एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी है। ऐसा आपके सीनियर्स ने या कई लोगों ने किए होंगे, ये समस्या आई होगी, इसलिए इन्होंने यहाँ टाइप किया है कि बेटा इस केस का क्या सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट चलो आगे। परीक्षार्थी को केंद्र अधीक्षक नियुक्ति अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्यतः है, मतलब कंपलसरी है, पालन करना होगा। ऐसा न करने अथवा परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध केंद्र अधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के अंतर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है, जेल हो सकती है इसके अंदर। आगे, परीक्षा में बैठने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। कोई बच्चे ये कह दें कि मैं नागौर से आया हूँ जोधपुर, मैं उदयपुर आया हूँ जयपुर से, लाओ सर मेरे को किराया भाड़ा दो, तो किराया भाड़ा नहीं देंगे। ये भी किसी ने मांगा होगा तो इन्होंने सोचा है कि इस बार ये क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट है, परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मदपान, चाय, गुटखा व पान आदि खाने का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। आप किसी मैं तो गुटखा नहीं खाऊं
तब तक तो माहौल ही नहीं बने। आप तो माहौल बनाने के लिए खा लोगे बेटा, लेकिन पास वाले की गुटखे की जब बदबू आती है ना तो चक्कर आने लग जाएंगे। इसलिए तेरे कोई समस्या नहीं है बेटा, पड़ोसी के हैं। इसलिए ऐसे ही आप बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तो आप तो आनंदित हो जाओगे, लेकिन दूसरे क्या वो धुआं पसंद करने वाले हैं कि नहीं है? तो इन सब चीजों से डिस्टरबेंस होता है बेटा, इसलिए क्या नहीं करते, अलाउ नहीं करते। कृपया इस प्रवेश पत्र को भविष्य के लिए, रिकॉर्ड के लिए सावधानी पूर्वक संभाल कर रखें। अब जब काउंसलिंग होती है तब वो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मांगते हैं तब बार बार फोन करते हैं कि जीएल सर से पूछो हमारा वो एडमिट कार्ड खो गया, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, जीएल सर क्या करें बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी असली परीक्षा चालू हुई है बेटा। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको संभाल के रखना है, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, आपका कागज आपको ही संभाल के रखना है। इसलिए पहला डॉक्यूमेंट्स आपका तैयार हो चुका है, एडमिट कार्ड संभाल के रखना है। सीयूटी वाले भी कहीं इधर उधर है, पीडीएफ कहीं पड़ी है तो प्रिंट आउट निकाल लेना। और मैं तो कहता हूँ कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एक बार अपनी मेल आईडी पे जरूर सेंड कर दिया करो, ताकि जब भी जरूरत पड़े आप वहां से डाउनलोड कर लो। आगे बात समझ में बेटा, ये टोटल चीजें जो हैं इन्होंने अपने को बता दी हैं। आगे क्या बोलता है, क्योंकि इसे रिपोर्टिंग प्रवेश के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी जो है, जेईटी परीक्षा है इसमें हमें जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाना है तो किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा आपको इस टाइम, क्योंकि आज जब इस वीडियो को आप देखोगे, क्योंकि आज 30 तारीख हो गई है, तो 30 और 31, 1, 2, अब आपके पास 3 दिन है। सर हमें क्या करना चाहिए? तो पिछली बार की तरह जैसा कि मैंने सीयूटी में बताया था, आपको अपने नोट्स जो हैं वो रिवाइज करने चाहिए। जो हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको आपको पढ़ना चाहिए। एमसीक्यू आपको सोल्व करने चाहिए। जो साल भर आपको आपके पेपर लिए गए संस्थान में उनको सोल्व करना चाहिए। अगर आप लोगों ने कहीं से कोई भी तैयारी नहीं की तो हमारी मैराथन क्लासेज आपको एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए कि सर मैं तो पूरी साल पढ़ा हूँ। तो आपको फिर पीवाईक्यू करने चाहिए। हर क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपसे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है लेकिन आपकी अप्रोच से दूर है, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको वापस थ्योरी पढ़नी चाहिए। तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना चाहिए आपको, तीनों को जो है बराबर समय देना चाहिए। और केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा पढ़ना है। और ऐसे बच्चे जो मान लो कहीं क्रैश कोर्स में थे या फिर जहाँ कहीं पर भी तैयारी की, पूरा कंटेंट जो है वो बच्चे नहीं कर पाए तैयार, उनका समय पे कोर्स नहीं हुआ या फिर वो पूरे चैप्टर पढ़े ही नहीं, उनको तो खाली इम्पोर्टेंट ही पढ़ना था, तो वो इस टाइम कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करे, जो आपने पढ़ा है उसी को आप पढ़े। दूसरी चीज़, अलग अलग जगह से अलग अलग मैटर नहीं पढ़े। इस पूरी साल जहाँ कहीं पर भी तैयारी की वहीं का आप कंटेंट अच्छे से पढ़ें, आप उन्हीं गुरुजी पे विश्वास करें। अंतिम समय में बहुत सारे बच्चे आपको यूँ कह सकते हैं कि मार्केट में जेईटी की अच्छी बुक आई है, ये वाली बुक जो है इसके पूरे क्वेश्चन बैठने के चांसेस हैं। ऐसी जो है बहकावे वाली बातों में आके आप लोग जो है अपना समय खराब नहीं करें। आपका जो भी कंटेंट है उसी को पढ़ें। और एग्ज़ाम कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, एग्ज़ाम से पहले अफ़वाह होती है बहुत सारी अलग अलग तरीके की, तो आप उनसे बचें। आप अपने आप पे कंसंट्रेट करके रखें, आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसी पे आप ध्यान दें। दूसरे जो दोस्त हैं उनसे आप ग्रुप डिस्कशन इस टाइम बिल्कुल भी नहीं करें। आप अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें। आपको इस टाइम 11 बजे बाद में किसी भी केस में नहीं पढ़ना चाहिए। और सुबह आपको जो है रेगुलर जो है एक सामान्य जो टाइम है लगभग 6 बजे के आसपास जो है आपको उठने की हैबिट डालनी चाहिए। सर मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? तो आपको दिन में सोना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ताकि आप दिन भर में थक सको और आराम से आप रात को सो सको। इसके अलावा जो रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं और इसके अलावा दूसरे जो भी बच्चे थे उन सब के लिए हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी। तो आपने अगर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। हमारे इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ ऐप पे जाके और फ्री स्टडी मटेरियल में जाके ओमार शीट डाउनलोड करके उस पे आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें। केवल आपको मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और आप परीक्षा में झंडे गाड़ के आ जाओगे, नहीं आ पाओगे बेटा, बाद में पछताओगे। इसलिए ओमार का प्रिंट आउट निकालो, उसकी 2-4 पेपर सोल्व करके और उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आप रूटीन में आ जाओगे। आगे बात समझ में। अब आगे भी इस पेपर से रिगार्डिंग कुछ विशेष बातें हैं, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अभी तक
मैंने जो चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी पूरी वर्किंग करें, पूरा अपना ध्यान रखें। किसी भी बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप पे विश्वास रखा है, आपने पूरी साल दिल से अगर इस एग्जामिनेशन की तैयारी की है तो डेफिनेटली भगवान हमेशा उनके साथ रहता है जो ईमानदारी से मेहनत करता है। हाँ, अंतिम समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि कैसा पेपर होगा, मेरा पेपर कैसा जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपको जो है नॉर्मल रहना है, किसी भी तरीके का लोड नहीं लेना है, अपने आप पे विश्वास रखते हुए अपने आसपास का प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करना है, किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है, कौन क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, अपने आप को मस्त रखना है। और हो सके तो आप 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आप शांति से जो है आने वाले 3 दिन निकाल सको और अच्छी तरीके से जो है इस एग्ज़ाम को दे सको। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। अब मैं आपको एक सूचना और देना चाहूँगा, ऐसे बच्चे जो आपके आस-पास में हैं और ऐसे बच्चे जिनका सपना है कि हम 2024 में देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, हम सीयूटी की तैयारी करके 36,000 प्लस स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, हम आईआरआई, बीएचयू, पीएयू, एचएयू, नवसारी गुजरात, आनंद गुजरात वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग आपके मिलने वाले उनको सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि 5 जून से रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर लॉन्ग ईयर बैच चालू होगा और हमारे पास जो अभी तक एडमिशन आए हैं उनकी हम क्लासेज कंटिन्यू चालू कर देंगे। 5 जून को हमारा पहला बैच चालू हो जाएगा। अब ऐसे बच्चे जिनके 12वीं बोर्ड में 95% से ज़्यादा हैं, उनको रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, किसी तरीके का कोई चार्ज ऑफलाइन का नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनके 90% से ऊपर आए हैं, उनकी केवल आधी फीस जो है वही ली जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके 85 से ऊपर हैं, उनको भी फ़ी के अंदर 15% की छूट दी जाएगी। 80% से ऊपर वाले बच्चे को भी 10% की छूट दी जाएगी और 75% से ऊपर आए आपके तो भी आपको 5% छूट दी जाएगी। तो एक तो आपके पास ये है। अब कि सर मेरे तो जो है 69 आए हैं, फिर भी मैं सर चाहता हूँ कि मैं रॉयल में पढ़ूँ लेकिन मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिले। ऐसे बच्चे कि सर मेरे तो 65% आए हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे को स्कॉलरशिप मिले, तो ऐसे बच्चों के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर हमने ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, जो कि आपका 5 जून को होगा। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे के बीच में हमारा ये पेपर रहने वाला है। तो आपके आसपास में कोई भी बच्चे ऐसे हो जो स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ते हो, तो इस स्कॉलरशिप में आप पार्टिसिपेट करके कहीं ना कहीं अपनी जो फीस है उसको कम करा सकते हो। और अगर उसमें आपकी अच्छी रैंक आ गई तो आपको फ्री पढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो आप इस सूचना को भी ज़रूर शेयर करें। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।